जय हिंद और वेलकम टू यूपीएससी प्लस। और हम आज इकोनॉमी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ेंगे। पूरी पढ़ाई जो है वो प्रैक्टिकली होगी, क्योंकि मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 निकाला है। तो वो कैसे निकाला और कैसे मैंने इकोनॉमी पढ़ी, इन्वायरमेंट पढ़ी, साइंस एंड टेक पढ़ी, ये सारे सब्जेक्ट पे मैं सीरीज़ लेके आऊँगा। तो हम इकोनॉमी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और मनी से स्टार्ट करेंगे। देखो मनी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मनी सिस्टम, जो आरबीआई मनी सिस्टम पर काम करता है, वो कैसे काम करता है, मनी कैसे वो प्रिंट करता है, वो सारी चीज़ें, और किस एक्ट के थ्रू प्रिंट होती है। बैंक मनी जो आपकी चेक है, डीडी है, आपका एटीएम है, वो सारे कैसे काम करते हैं। बैंकिंग में ही एक ऑनलाइन के लिए एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, ये देखेंगे। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, और जो डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो इंडिया का एक नया इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मनी काम क्या करती है। तो मनी एक तो वैल्यू मेज़र करती है, ठीक है, मेज़र ऑफ वैल्यू। उसके बाद एक्सचेंज का एक मीडियम है, एक माध्यम है एक्सचेंज का, कि आप टमाटर लेने जाओगे तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, आलू लेने जाओगे तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, आप अगर मिर्ची लेने जाओगे तो उसको पैसे देंगे, लैपटॉप लेने जाओगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पैसे क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कि आप एक कुछ सामान के बदले उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अब मनी जो है, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इवोल्यूशन जो है वो बार्टर सिस्टम से ला। अब जैसे आपको टमाटर चाहिए तो आपने क्या किया कि टमाटर लेने के लिए किसी को अगर गेहूं चाहिए, ठीक है, किसी को अगर वीट चाहिए तो उसको वीट दे के आपने उससे टमाटर ले लिए, ठीक है। तो ये क्या था, आप सामान को एक्सचेंज करके अपना काम चलाते थे, वो था बार्टर सिस्टम। उसके बाद कमोडिटी, तो आपने किसी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को पैसा मान लिया या मनी आपने समझ लिया उसको, तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट मान के चलो कॉफ़ी बीन हो गए, या फिर जो आपके वेल के जो टीथ हो गए, मान के चलो हाथी दांत वगैरह, ये सारी चीज़ जो है वो कमोडिटी मनी होती थी। उसके बाद राजा महाराजा आए और आ गई मेटालिक मनी। मेटालिक मतलब कि आप सोने के सिक्के ले लो, आप चांदी के सिक्के, जो गोल्ड कॉइन है या सिल्वर कॉइन है, वो मेटालिक मनी हो गई, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे जो अभी चीज़ें चल रही है वो क्या चल रही है, तो वो चल रही है आपके करेंसी नोट, कॉइन वगैरह, ठीक। अब करेंसी नोट आरबीआई छापती है, तो किस एक्ट के थ्रू छापेगी, तो वो आरबीआई एक्ट। आपको यहाँ अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो यहाँ पे है ये इशू करेंसी नोट आरबीआई एक्ट, ठीक है। आरबीआई एक्ट के थ्रू ये करेंसी नोट प्रिंट करती है। उसके बाद कॉइनेज एक्ट के थ्रू, कॉइनेज एक्ट 2011 के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो कॉइन को प्रिंट करती है। उसके बाद 1 रुपये का नोट, ये थोड़ा एक्सेप्शन है कि 1 रुपये का नोट जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं उस पर, तो वो फाइनेंस सेक्रेटरी इशू करता है 1 रुपये का नोट। सभी नोट आरबीआई इशू करती है, ठीक है। और कॉइन भी आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट इशू करती है, पर जो 1 रुपये का नोट है वही याद रखना है आपको, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी उसको इशू करते हैं। उसके बाद फियाट मनी, लीगल टेंडर, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि इसके हर एक पॉइंट से आपका एमसीक्यू बनने वाला है। तो यहाँ फियाट मनी पढ़ेंगे। तो फियाट मनी होती है गवर्नमेंट जिस मनी को इशू करती है वो फियाट मनी। मान के चलो यूएसए की गवर्नमेंट है तो वो डॉलर को इशू करती है, इंडियन गवर्नमेंट उसी प्रकार से रुपी को इशू करती है, तो वो रुपी क्या हो गया, फियाट मनी, ठीक। और उसी से आगे चलो तो लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर क्या होता है, फियाट मनी तो गवर्नमेंट ने इशू कर दी तो फियाट मनी हो गई। अब लीगल टेंडर, गवर्नमेंट ने इशू की फियाट मनी, तो लीगल टेंडर एक फियाट मनी तो होगा ही, पर ये आज की डेट में चलन में होना चाहिए। जैसे हमारे 1000 रुपये चलन से बाहर हो गए, गवर्नमेंट ने इनको बंद कर दिया, तो ये एक लीगल टेंडर अब नहीं रहे। ऐसी फियाट मनी जो आज चलन में रहे वो लीगल टेंडर होगी, ठीक है। तो ये क्या लिखा रखा मैंने कि फियाट मनी तो होगी ही, बट नाउ वैलिड फॉर ट्रांजैक्शन, कि आज जो है वो वैलिड रहे ट्रांजैक्शन के लिए। देखो अब आगे चलते हैं। तो आगे
देखेंगे फुल बॉडी कॉइन और जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और टोकन कॉइन जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो ये देखो गोल्ड जो है इसको आप पिघलाओगे, ये कॉइन है, और इसको आप पिघलाओगे तो इसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक अंतर्भूत मूल्य मिलेगा कि इसको बेचोगे तो पैसा मिल सकता है। तो उसके लिए ये क्या हो गया, फुल बॉडी कॉइन हो गया। जैसे ये चांदी का सिक्का है, सिल्वर कॉइन है, तो सिल्वर कॉइन को आप पिघला के बेच सकते हो, इसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, तो वो फुल बॉडी कॉइन। अब यहाँ पिघला के बेचो, आपको 10 रुपये का कॉइन है, आपको 5 रुपये नहीं मिले, तो ये क्या हो गया, ये एक टोकन कॉइन हो गया कि इस पे जितना लिखा हुआ है उतने का है, पर इसको पिघला के बेचोगे तो इसका कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। या जितने का उसके ऊपर प्रिंट है जितना, वो भी नहीं मिले इसका, वो टोकन कॉइन हो गया आपका, ठीक है। अब बैंकिंग सिस्टम समझते हैं कि बैंक में आप डिपॉजिट करते हो पैसे, तो कौन कौन से टाइप से करते हो, बड़े बड़े टाइप यही है कि एक तो सीए, आप करेंट अकाउंट के थ्रू आप बैंकिंग में ट्रांजैक्शन करते हो। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो करेंट अकाउंट के थ्रू बिजनेस में ट्रांजैक्शन। अब करेंट अकाउंट क्या है, करेंट अकाउंट का फायदा कि इसमें जितने चाहो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक। और आप सेविंग अकाउंट जिसमें आपका पैसा सेव रखते हो, ठीक है, पर इसमें ट्रांजैक्शन लिमिटेड होती है, तो इसमें कोई बिजनेस नहीं होता है। उसके बाद आरडी, आप हर महीने पैसा जमा कराओ, पर मंथ एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो पर मंथ का, और उस टाइम पे पैसा जमा कराओ, और ये पैसा फिक्स डिपॉजिट में चला जाए कि आपका पैसा फिक्स हो जाए, और आप उस रिकरिंग डिपॉजिट को एक टाइम जैसे 2 साल 5 साल, आपका 2 ईयर 5 ईयर, आफ्टर 2 ईयर 5 ईयर उसको निकालो, तो ये रिकरिंग एक फिक्स डिपॉजिट हो गया। तो ये फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि ये आपका अमाउंट फिक्स हो गया कि आपने 2 लाख रुपए आज जमा करवाए, और उसके बाद वो 2 साल तक उसके सामने ही नहीं देखना है, 2 साल के बाद निकालना, 1 साल के बाद निकालना, तो वो फिक्स हो गया 1 साल के लिए। तो अगर उसको निकालोगे तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम चलते हैं, ये तीनों चारों चीज़ तो थे बैंक में कि बैंक में इस जरिए इसके थ्रू पैसा जमा कराता हो, सीए एसए के थ्रू, कासा वगैरह, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ बैंक में एक सिस्टम होता है चेक का, कि आपको एक कागज का टुकड़ा वहाँ पे देखे, अगर बैंक देखो, बैंक एक डायरी देती है, चेक बुक जिसको बोलते हैं, उसमें कई सारे चेक होते हैं। अब वो फाड़ के किसी को भी दे दो आप, उस पर अमाउंट डाल के, तो वो वहाँ से आपके साइन के थ्रू वहाँ से अमाउंट निकाल सकता है। तो वो चेक किस सिस्टम के थ्रू काम करता है, सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये होता है एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है, ये एनपीसीआई हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक। तो एनपीसीआई का प्रोडक्ट है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। उसके बाद डीडी हो गया, उसके बाद हो गया आपका डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, जिनको हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं, जो प्लास्टिक मुंह में होती है, और इससे हम एटीएम के थ्रू मनी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, तो इसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। उसके बाद डिजिटल पेमेंट हो गया, एनपीसीआई के थ्रू जो काम करता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि बैंक को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ठीक। अब बैंक को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। ये सीबीएस जो है वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, और ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है ये बैंकिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो या तो अगर बैंक के होंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का है अगर सॉफ्टवेयर, तो पंजाब नेशनल खुद मैनेज करेगा, और पूरी ब्रांचेस में उसको लिंक होगा वो पूरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूरी बैंक को मैनेज करते हैं, या पूरी आरबीआई की सारी बैंकों को मैनेज करते हैं, तो इनको बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। जैसे एक ई कुबेर है जो आरबीआई मैनेज करती है, किसके लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय और सेल करने के लिए। अब आरबीआई के पास पावर कहाँ से आया, तो कई सारे एक्ट से आरबीआई को पावर मिलता है। अब आरबीआई को सेटलमेंट करने का, कि आरबीआई इन सेटलमेंट को बैंकिंग के थ्रू, नॉन बैंकिंग के थ्रू जितने भी सेटलमेंट हो रहे हैं, पैसे का जो आदान प्रदान हो रहा है, उस सेटलमेंट को आरबीआई देखे। और आरबीआई को यह पावर किसने दिया, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ने, जो 2007 में आया था, ठीक है। और इसी जो
पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के थ्रू एनपीसीआई बना आपका, ठीक है। एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जो आपके 10 बैंक्स ने मिल के और आरबीआई प्लस आरबीआई ने मिल के ये एक सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम में कई सारे प्रोडक्ट है। उन प्रोडक्ट से आपका ऑनलाइन सिस्टम जो है वो सुधरा है। जैसे यूपीआई है तो यूपीआई से आप मोबाइल के थ्रू आपके नंबर और सामने वाले के मोबाइल नंबर के थ्रू उसके अकाउंट में पैसा भेज सकते हो। उसके बाद आया आपका रुपए, जो एटीएम कार्ड होता है, ठीक है। तो आजकल रुपए कार्ड आने लग गया है। जैसे पहले मास्टर कार्ड आता था, वीज़ा कार्ड आता था, तो आप डिमांड करोगे तो मिलेगा वो। अब आने लग गया है रुपए कार्ड, जो एटीएम कार्ड होता है, वो भी किसका प्रोडक्ट है? एनपीसीआई का। उसके बाद चलते हैं आपका नेशनल फाइनेंस स्विच। ये आपका नेशनल फाइनेंस स्विच है और नेशनल फाइनेंस स्विच जो है वो एक एटीएम नेटवर्क को मैनेज करता है। उसके बाद आगे आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये वाला चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो चेक के वेरिफिकेशन के लिए एक आपका प्रोडक्ट है एनपीसीआई का, जो चेक वेरिफिकेशन में ऑनलाइन बहुत सारी मदद करता है। अच्छा, इससे चेक वेरिफिकेशन कैसे होता है? तो वो होता है कि चेक आप इससे फ़ोटो खींच के जहाँ का चेक है वहाँ भेज दो, वहाँ से वेरिफिकेशन करवा के और वहाँ से वापस मंगवाओ तो वो चेक क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम, NETS, टोल कलेक्शन के लिए होता है। और आपकी अगर घर में 4 व्हीलर है तो उसके लिए फास्ट कार्ड होगा और उस फास्ट कार्ड से जो टोल कलेक्शन है वो NETS, जो इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम है, उसके थ्रू आपका पैसा डिडक्ट कर लेगा उससे, ठीक। उसके बाद है आधार इनेबल सिस्टम, ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है ये वाला। और ये DBT है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में अगर भाग ले रहे हो और आपके अकाउंट में अगर वो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू पैसा आ रहा है तो वो गवर्नमेंट डायरेक्ट एक क्लिक में आधार के थ्रू, ठीक है, आधार अगर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है तो आधार के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा डायरेक्ट डाल देगी और उसी को बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी। डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो होता है, डायरेक्ट जो लाभकारी, जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। उसके बाद ई-रूपी है, ठीक है, ये ई-रूपी है। अब ये ई-रूपी जो है वो 2 प्रकार का है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। एक में आई है और एक में डबल ई है, ठीक। ये ई-रूपी जो है ये डिजिटल करेंसी है और ये ई-रूपी जो है ये एक टोकन टाइप काम करता है कि आपने किसी को टोकन दे दिया कोई चीज़ लेने के लिए, मान के चलो कुछ सब्जी लेने के लिए टोकन दिया तो वो सब्जी की दुकान पे ही वो टोकन काम करेगा। वो QR कोड के रूप में हो सकता है, किसी पासवर्ड के रूप में हो सकता है, तो वो उसी दुकान पे काम करेगा, उसी शॉप पे जिस सामान का लिए आपको QR कोड दिया गया है। मान के चलो किताबों के लिए दिया गया है तो वो किताबों की शॉप पे ही काम करेगा। तो इसे QR कोड बना के, टोकन बना के आप किसी को भेज सकते हो, ठीक है, जो लाभार्थी है। और ये ई-रूपी जो है ये तो एक डिजिटल करेंसी है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम देखोगे। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में एक एनपीसीआई ने एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं, ये है IMPS। बाकी 2 जो है वो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। तो एक है NEFT, एक है RTGS, ठीक है। NEFT जो है वो आप किसी भी बैंक में NEFT करते हो। मान के चलो कि कोई आपकी पार्टी है जिसने वहाँ से आपको कुछ प्रोडक्ट भेजे हैं, उनको पेमेंट भेजना है, तो आप NEFT करोगे और NEFT करने के बाद आप 30 मिनट के अंदर आपका पैसा, 30 मिनट के अंदर आपका जो पैसा है वो सामने वाले के अकाउंट में चला जाएगा, उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा वो, ठीक है। 1 रुपये से लगा के 10 लाख रुपए तक आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मतलब ये स्मॉल बिजनेस के लिए है, ये बड़े बिजनेस के लिए, जो हाई बिजनेस है, जो बड़े बिग बिजनेस है, और उसके लिए RTGS है। तो RTGS में आप 2 लाख से लगा के 2000 करोड़ तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो इसमें। और ये इमीडिएट सेटलमेंट है, मतलब ये पेमेंट जो है वो इमीडिएट तुरंत चला जाएगा वहाँ पे, ठीक। उसके बाद IMPS है, तो IMPS भी तुरंत चला जाएगा और इसमें 1 रुपये से लगा के 5 रुपये तक आप 5 लाख रुपए तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो यूँ मान के चलो कि
सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है सारी। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे बढ़ने में आपको क्रिप्टो करेंसी आया। अब क्रिप्टो करेंसी जो है वो है क्या चीज, ठीक है, ये एक प्राइवेट जो व्यक्ति है उसके द्वारा बनाई गई क्रिप्टो करेंसी। मान के चलो कि ये बिटकॉइन हो गया आपका, वो आपके पास इथेरियम हो गया, तो ये सब क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्राइवेट एंटिटीज चला रही है। अब ये क्या है, वर्चुअल करेंसी है, सारी चीज सारी डिजिटल ही है, आपके पास फिजिकल फॉर्म में कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपके मोबाइल में स्टोर है, आपके कंप्यूटर में स्टोर है, पर डिजिटली रूप से स्टोर है ये करेंसी आप फिजिकली आपके पास नहीं मिलेगी। अब देखो ये क्रिएट कैसे होती है, तो ये ब्लॉकचेन से क्रिएट होती है, ठीक है, और स्टोर भी ब्लॉकचेन के द्वारा ही होती है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, तो यूं मान के चलो, आप साधारण भाषा में थोड़ा समझो, क्योंकि वहाँ टेक्निकल भाषा में पूछेगा नहीं यूपीएससी, तो आप साधारण भाषा मान के चलो कि ये ब्लॉक है और इस एक ब्लॉक में, ठीक है, कुछ मेमोरी स्टोर है और दूसरे ब्लॉक में, अब ये एक दूसरे से कनेक्ट है, ये तो ये ब्लॉक चेन हो गई, ब्लॉक की एक चेन हो गई जिसके थ्रू आपका ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब उसका एक्सेस सबके पास मिलेगा। आप अपनी करेंसी पासवर्ड डाल के खोल सकते हो, दूसरी जगह भी कहीं भी पासवर्ड डाल के आपकी जो आपको ब्लॉकचेन का पासवर्ड है उस पासवर्ड से आप एक्सेस कर सकते हो। अब बजट 2022 में इंडिया में ब्लॉक जो बिटकॉइन है या इथेरियम है क्रिप्टो करेंसी के रूप में क्या कहा गया, तो देखो प्रॉफिट होगा, अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो आपको 30 रुपये गवर्नमेंट को देने होंगे, मतलब 30% टैक्स हो गया इस पर। उसके बाद ट्रांजेक्शन, मान के चलो 100 रुपये की करेंसी आपने किसी को दी है, किसी को ट्रांजेक्शन किया, तो उस ट्रांजेक्शन पे 1 रुपया गवर्नमेंट लेगी TDS, ठीक है। उसके बाद हमारे भारत ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाई है जिसका ई-रूपी नाम है, और वो कौन सा रुपया, डबल ई वाला है ना। ये करेंसी डिजिटल करेंसी है जो भारत ने बनाई है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये हमारी करेंसी जो है, हमने क्या क्या समझा आज, हमने एक तो मनी भाई मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद इवोल्यूशन कैसे हुआ, फियाट मनी, लीगल टेंडर क्या होता है, उसके बाद हमने बैंकिंग सिस्टम को समझा पूरा का पूरा कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, और NPCI क्या क्या नई नई चीज़ें लेके आया है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। उसके बाद फुल बॉडी कॉइन और टोकन कॉइन को समझा हमने। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है हमारा उसमें मनी सप्लाई को समझेंगे, और मनी सप्लाई के मेज़र जो कैसे मेज़र करते हैं मनी सप्लाई को, तो M1, M2, M3, M4 के थ्रू मेज़र करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ समझेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है उससे मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है RBI कंट्रोल करती है, ठीक है। RBI कैसे कंट्रोल करती है ये चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं सेकंड लेक्चर में। ओके, थैंक यू।